First of all, a very good evening to all the beautiful listeners of Kavya Varsha. As you all know, that we invite different guests from different parts of the society, from different sectors of the society, and today we have very phenomenal personality within us, in between us, and as you know, today is the Teachers' Day. A very happy Teachers' Day to all the listeners, all the viewers of Kavya Varsha. Sir, you are welcome. Today we have अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी जिसको कहा जाता है, जैसे उर्दू में एक शेर है कि अदब तालीम है जौहर है जवानी का, वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जिनकी बात, जिनके कर्म, जिन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्मण्य वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्तव कर्मणि, जो कि टॉप 100 इन्फ्लुएंसर वाइस चांसलर्स में से एक रहे हैं। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर श्री डॉक्टर ओंकार सिंह जी आज हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू हियर। धन्यवाद धन्यवाद जयदीप जी, धन्यवाद। और काव्य वर्षा के सभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप टीचिंग के प्रोफेशन में कैसे आपने एंटर किया, और आपको ये क्या चीज थी जो जिसने आपको पैशनेट किया टीचिंग के प्रति? देखिए, मैंने बीटेक करने के बाद जब मैं एमटेक कर रहा था उस समय एमटेक में हम लोगों की स्टाइपेंड बढ़ी थी। स्टाइपेंड बढ़ने के साथ में सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया था कि एमटेक के स्टूडेंट से 8 घंटे का टीचिंग असिस्टेंस का काम लिया जाएगा। तो उस टीचिंग असिस्टेंटशिप के दौरान मेरे को एक प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर आर.के. भारद्वाज साहब, मैं उनका नाम आज लूंगा क्योंकि टीचर से है, उन्होंने मेरे को ट्यूटोरियल में एंगेज किया। तो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स के ट्यूटोरियल में जाता था तो पहले ट्यूटोरियल के बाद उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंटली जाने दिया, कहा कि अब आप मैनेज करिए। तो ट्यूटोरियल शीट बनाना, उसके बाद में क्लास में जाकर के बच्चों को सवाल कराना, तो मुझे वो एक बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे उसके प्रति एक रुझान हुआ। और एमटेक करने के तुरंत बाद मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मैं लेक्चरर के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। तो मैंने बड़ी कम उम्र में ही अपनी जो शिक्षक के रूप में यात्रा है वो 23 साल से कम उम्र की में ही मैंने शुरू कर दी थी। जब मैं लेक्चरर के रूप में हुआ तो मेरी उम्र 22 साल कुछ महीने, 6 महीने के आसपास थी। तो ये बड़ी अच्छी सौभाग्य रहा मेरा कि मेरे को इतनी जल्दी ये शिक्षक के रूप में यात्रा शुरू करने का अवसर मिला। और अपनी उम्र के हिसाब से ही मेरे को बाकी सारे अवसर भी बड़ी सहजता के साथ मिलते गए। सिर्फ प्रयास और काम करना मेरा धर्म रहा, जिसकी वजह से आज मैं जिस भी स्थिति में हूँ आपके सामने हूँ। जी सर, जी सर, सच में आपने बहुत से लोगों की जिंदगी को जो है इन्फ्लुएंस किया है। आपने अपने समाज में जो है एक यूथ के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है, और आपको देख करके खास तौर पर जो युवा है वो बहुत इंस्पायर होता है और उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सर आपने कदम कदम पर जो है युवाओं को गाइड करते रहे हैं। आपकी यदि हम बात करें तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूं सर, एक प्रोफेसर के बाद आप मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर रहे। तो सर मैंने कहीं से यह भी सुना है कि उस यूनिवर्सिटी के बनने के पीछे कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्लीज सर उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, बहुत मैं स्टोरी के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ये एक कोइंसिडेंस ही था। उत्तर प्रदेश के अंदर हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान सबसे पुराना संस्थान था। 1921 का अंग्रेजों के जमाने का स्थापित संस्थान था। तो पूरी प्रक्रिया जो मेरे को बाद में जानकारी हुई कि विश्वविद्यालय हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान को बनना था, जो कि कानपुर में है। लेकिन पत्रावलियां तत्कालीन जो भी सरकार थी उसने दोनों पत्रावलियां साथ में मंगाई, गोरखपुर और कानपुर। तो उसमें गोरखपुर को ये अवसर पहले मिल गया, पूर्वांचल का एक पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा कि उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला गैर संबद्धक और आवासीय तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
तो वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पर था वो 1962 का बना हुआ कॉलेज था, तो काफी वो अपना गोल्डन जुबली समारोह मना चुका था। उसी गोल्डन जुबली के अंतर्गत वहां के जो पूर्व छात्र थे उनके अनुरोध पर और वहां के छात्रों और उस क्षेत्र की जो भी जनता थी उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप गोरखपुर का एक तकनीकी विश्वविद्यालय उस जी उत्तर प्रदेश को सर। सबसे पहली बार मिला। जी जी सर। ओके सर, ओके। सच में सर, ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि उत्तर प्रदेश जनरली जो है वो साहित्य का प्रदेश माना जाता है। वहां पर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा स्टेट है, एक बहुत बड़ा राज्य है जिसने पूरे देश का नाम, जहाँ के रहने वाले लोगों ने पूरे देश का नाम जो है अलग अलग जगह पर पूरे विश्व में रोशन किया है। और अभी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट थी सुमेधा तिवारी, जो हमारे इस काव्य वर्षा के प्लेटफॉर्म में भी हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट पोजीशन जो है उन्होंने हासिल की है डेक्लामेशन कंपटीशन में 26 जनवरी के, जिसमें उनको जो है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू द्वारा सम्मानित होने का भी मौका मिला है। और उत्तर प्रदेश से हैं तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है, और पूरे राज्य का नाम जो है ऐसे बच्चों से, ऐसे युवाओं से जो है रोशन होता है। तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूं सर आपसे, जैसे कि आपका रिसर्च में भी बहुत जो है इंटरेस्ट रहा है, और आपने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं एजुकेशन में, और आप मल्टीपल टाइम्स अवार्ड ले चुके हैं, चाहे वो टरबाइन इंजन फॉर रनिंग मोटर के लिए हो, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो आपका दर्ज है, उसके बाद नेशनल रिकॉर्ड है आपके पास फर्स्ट अकेडमियंस का वर्क इन यूएस स्कूल टेक्स्ट बुक, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2015। और सर बहुत सारी ऐसी जो अचीवमेंट्स हैं वो आज प्रोफेसर ओंकार सिंह जी के साथ नाम के साथ ली जाती हैं। तो सर इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, और इस कार्य में आपकी फैमिली का, या फिर वो कहा जाता है कि माँ का बहुत अहम योगदान रहता है हर एक इंसान की जिंदगी में। मुनव्वर राना साहब एक उर्दू के शायर हैं, वो भी कहते हैं कि चलती फिरती हुई आंखों से आजाद देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर मैंने माँ देखी है। तो सर आप बताइए, आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा इंस्पायर आपको किसने किया कि आज आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं और सैकड़ों युवाओं को आप इंस्पायर कर रहे हैं? ये आपने बहुत सारी चीजें एक साथ पूछी हैं, तो इसका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले जी जो सर। आपने परिवार से कहा, तो परिवार में मेरे पिताजी अ, भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे, तो उन्होंने जीवन में अनुशासन और कर्म करने की एक प्रेरणा दी, और माता और पिता दोनों की तरफ से मुझे काम करने की प्रेरणा मिली। तो मैंने जब मुझे बड़ी कम उम्र में मेरे को शिक्षण कार्य में लिप्त होने का मौका मिला, तो मैंने तभी से अपने जो भी परिस्थितियां थी बिना किसी शिकवा शिकायत के, परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालते हुए जहां तक हो सकता था अपना काम करता गया। और जब मैंने मेरे पीएचडी के जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर आर यादव साहब, उन्होंने भी, वो भी बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, उन्होंने भी मेरे से एमटेक के डिजर्टेशन और पीएचडी के डिजर्टेशन के दौरान अच्छा काम करने की प्रेरणा दी समय समय पे। चूंकि मेरे गुरुजन भी रहे तो मैं उनको आज के दिन याद करना चाहूंगा। तो ये इन जी सब सर। के जो भी परिस्थितियां रहीं, मैं एक राज्य अभियंत्रण संस्थान में काम करता था। तो राज्य की जो संस्थाएं होती हैं उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, बहुत आधारभूत सुविधाएं भी बड़ी कमजोर होती हैं, और वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो मैंने थ्योरेटिकल काम करने की एक दिशा पकड़ी, क्योंकि थ्योरेटिकल काम करने में क्या होता है कि आपको एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर से संबंधित सभी चीजें लगभग सभी जगहों पे मिल जाती हैं। उसके बाद में जब मैं लखनऊ में सबसे पहले मैंने अपना कैरियर शुरू किया, उसके बाद में कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैंने 1999 में यहाँ योगदान दिया। तो मैंने पीएचडी करने के बाद जब ये अपने को इस योग्य पाया कि अब मैं थ्योरेटिकल काम के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल वर्क भी कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ कानपुर में एक आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन है जो विकलांगों के लिए उपकरण बनाता है। वहां पर ओके। हमने दो उपकरण एक के बाद एक बनाए। एक लाइट व्हील मोटराइज्ड व्हील चेयर बनाई, जिससे कि विकलांगों को मोटराइज्ड व्हील चेयर का लाभ मिले और बिना हाथ से पहिया घुमाना पड़ता था, तो उसकी जगह उनको जो है हमने मोटराइज्ड व्हील चेयर दी। और लाइट वेट थी, तो उसकी जो इनर्शिया था और जो उसकी जो ऑपरेटिंग जो स्पीड थी और जो उसकी ओके। बैटरी लाइफ थी वो काफी ज्यादा थी।
इसके बाद में हमने ओके। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन के साथ ही मिलकर एक सोलर पावर ट्राईसाइकिल भी डेवलप की। उस सोलर जी पावर सर। ट्राईसाइकिल में क्या होता है कि वो एक तरीके का रिक्शा जैसा हो गया, 3 पहिए का। तो उसकी छत पे ओके। सोलर पैनल लगे हुए थे, तो वो जब चलता था तो सीधा उसकी साइमल्टेनियस चार्जिंग भी होती थी। तो इस प्रकार से वो 2 प्रोडक्ट कमर्शलाइज किए। तो उसके बाद में वाह। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था उसके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जो रिसर्च करना और रिसर्च के बाद में पेपर पब्लिश करना, वो एक सतत प्रक्रिया है जो कि सभी शिक्षा के जगत से जुड़े हुए लोग जी करते सर। रहते हैं। उसी प्रकार मैंने भी की। और इसके बाद में मैंने एक पीएचडी स्टूडेंट के साथ में एक कंप्रेस्ड एयर इंजन बनाया, जो कि रोटरी एयर इंजन था। उस रोटरी एयर इंजन का अभी हमें हाल में ही उसका पेटेंट भी अवार्ड हो गया है। तो उस रोटरी एयर वाह। इंजन के माध्यम से हम कंप्रेस्ड एयर से चलने वाले 2 पहिया वाहन, या भविष्य में जाकर के 4 पहिया वाहन भी बना सकते हैं। उसके पीछे की परिकल्पना ये थी कि चूंकि हवा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिर्फ इसको कंप्रेस करने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमें देनी पड़ेगी। तो आज की डेट में जो हमारा पॉल्यूशन है, जो एमिशन है, उन पॉल्यूशन से बचने के लिए यदि हम कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके, यदि हम कोई कंप्रेस्ड एयर पे चलने वाली कंप्रेस्ड एयर, जैसा आपने देखा होगा गाड़ियों के पहियों में हवा भराने के लिए आप कंप्रेस्ड एयर वाले के पास जाते हैं, वो कंप्रेशर से हवा भर देता है। तो इसी जी। प्रकार से यदि हम इस जी प्रकार सर। की यदि टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज हो जाए, तो पेट्रोल पंप की जगह पे हमारे को कंप्रेस्ड एयर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। जिसको भी जाना है वो वहां पे कंप्रेस्ड एयर से उसको चार्ज करा लेगा, और कुछ दूर चलेगा फिर आगे चार्जिंग करा लेगा। ये तो लगभग पॉल्यूशन फ्री होगी। इसमें पॉल्यूशन जीरो तो नहीं होगा क्योंकि बिजली ओके। लगेगी कंप्रेसर को चलाने में, लेकिन इन सब के बावजूद जो उसका कंटिन्यूअस पॉल्यूशन है वो कम होगा। तो ये और फिर हमने हम्म। क्लाइमेट चेंज पे भी कुछ किया, जिसका कि आपने भी जिक्र किया कि यूएसए की जो जी क्लास सर। 8 की टेक्स्ट है उसमें हमारा वो क्लाइमेट चेंज का जो चैप्टर है वो वहाँ पे दर्ज हुआ, जिसमें कि जो जी सर। ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, उन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से जो वाटर लेवल है सी का वो सतत रूप से बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे जी सर। जो हमारे हैं उन्होंने देखा पढ़ा भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में जो सी शोर के देश हैं वो डूब जाएंगे। तो ये जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग जी हो सर। रही है, तापमान सतत रूप से बढ़ रहा है, उस तापमान के बढ़ने से जो बर्फ पिघल रही है, उस बर्फ का जो पिघला हुआ पानी है, पिघलने के बाद जो पानी है वो समुद्रों में आता है। तो समुद्र में आने का मतलब है कि जी। समुद्र के जल का स्तर बढ़ेगा। तो समुद्र के जल का स्तर जी। बढ़ता है, और यदि बर्फ दोबारा नहीं बनती है, बर्फ का यदि जमने की जो रेट है वो पिघलने के रेट से कम है, तो उस दशा में स्वाभाविक रूप हम्म। से जो हमारा इम्बैलेंस होगा, उससे जो हमारी जो प्लेनेट अर्थ है उस पे जो सी शोर जी। की जो स्थान है वहां पर बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। तो ये सारी जो जी सर। और मैं आज है अपने शिक्षण क्षेत्र की जो मेरा कहना चाहिए कि वाइस चांसलर रहने के बाद भी मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके रिसर्च में सतत रूप से काम करता रहता हूँ। और हमारे जो राज्य की संस्थाएं होती हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, तो उन सभी सीमाओं के मद्देनजर मैं थ्योरेटिकल काम करता हूँ और बच्चों को करवाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी परिस्थिति में आदमी को अपने को उसके अनुरूप ढाल लेना चाहिए। और चूंकि हमारा आपका सबका जीवन बहुत सीमित है, और स्पेशली जो वर्किंग एज है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो उस वर्किंग एज को यदि हम कंप्लेंट करने में ही गुजार देंगे तो शायद हम इस व्यवस्था को तो नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन इतना जी सहज सर। नहीं है। जो वर्षों से जो सीमाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं बनी हुई हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं, तो उन सीमाओं को बदला नहीं जा सकता। तो इसकी जी सर। मैं जो भी हमारे श्रोता हैं, जो युवा हैं, उनको ये इस समय ही ये संदेश भी देना चाहूंगा कि अपनी काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढाल करके अपना आगे का रास्ता चुने। क्योंकि आप अपने जीवन में यदि शिकायतें करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन का वो समय व्यर्थ हो जाएगा, और वो समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तारीखें बदलती रहेंगी, साल बदलते रहेंगे, आपका समय वापस नहीं आएगा। तो जो युवा हैं, जो श्रोता हैं, उनको विशेष रूप से मेरे को इसी क्षण में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं इसको प्रैक्टिस किया है, और जो भी मेरे छात्र आते हैं उनको भी मैं सदैव ये कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े संस्था में नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए आप अपने काम से अपने व्यक्तित्व को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये काम है जिसकी यदि वैश्विक स्तर पर पहचान होती है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो काम आपने कहाँ से किया। वो काम आपका अच्छा है तो उसको पूरा विश्व पहचानेगा,
और कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं। जी सर। हाँ जी जयदीप जी, आप जी। जी, वो नेटवर्क की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और इसमें कोई शक नहीं है, जब भी हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ अड़चन बीच में जरूर आती है। और इस बात को आपने भी अपनी जिंदगी में कदम कदम पर एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगते हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना मुश्किल हो ना तकलीफें हो तो क्या मजा है जीने में, गिर जाते हैं बड़े बड़े तूफान भी जब आग लगी हो सीने में। तो सर, हमारे व्यूअर्स में और आज देश के युवाओं में वो आग है, वो चेतना है कि वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं और समाज में कुछ नया देना चाहते हैं। और सर, आप जैसी शख्सियतें जो हैं वो समाज में ऐसे बेंचमार्क, ऐसे आइडियल बनते हैं कि वो युवाओं को भी प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ करके कुछ कहें। और सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी जो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए सर आपने काम किया। तो सर, इस पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपके क्या व्यूज हैं कि जनरली स्कूल में किताबों में पढ़ाया जाता है बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग में, उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनका इंटरेस्ट है वो तो पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए उसको पढ़ते हैं, लेकिन उनके माइंड में, उनके उनके जीवन में वो चीजें फिक्स नहीं की जाती हैं कि हमको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं, जो वेस्ट है, उसको अलग करना है। तो सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या एजुकेशन हमारे देश में, हमारे समाज में सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही, या इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की गलती है? ये कहां पर हम लैग कर रहे हैं अभी भी हमारे देश में? आपका व्यू जानना चाहता हूं सर मैं इसमें। जी देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है उस पे कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे मैं जी उदाहरण सर। के स्वरूप, आपने एक बात कही, एनवायरमेंटल साइंस की बात कही, तो एनवायरमेंटल साइंस का एक कोर्स है जो कि मेरे ख्याल से कक्षा 1 से ही लगभग किसी न किसी रूप में वो दिया जाने जी। लगता है। तो जो जी सर। हमारा स्कूलिंग है, जो हमारा स्कूल एजुकेशन है, ये एनवायरमेंटल साइंस तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपने कहा कि ये एनवायरमेंटल साइंस का हमारे बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, जिनके बारे में हमें बच्चों को सचेत करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कक्षा 1 से नर्सरी से लेकर के 12 तक बच्चों को अंग्रेजी में अंग्रेजी विषय भी पढ़ाया जाता है, और पब्लिक स्कूल्स में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। तो जी सर। आप इसी से आकलन करिए कि इतने सब अंग्रेजी के कोर्सेज और हिंदी के पाठ्यक्रम जो विषय पढ़ाने के बाद भी हमारे बच्चों की आज की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत वीक रह जाती है। तो इसमें जी सर। ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था का दोष है। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज के यदि आप बच्चे को देखें तो आप अमूमन ये पाएंगे कि हमारा युवा जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होती हैं, चाहे वो हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, या किसी अन्य विषय की हो। तो उसकी जी मातृभाषा सर। होने के बावजूद यदि हिंदी वो अच्छी लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इश्यूज की आपने बात की, इन्वायरमेंटल इश्यूज के प्रति, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, भारत के एक डेवलपिंग नेशन के रूप में आगे बढ़ने के लिए हमारा औद्योगिकीकरण हमारा बहुत जरूरी है। हमें बहुत तेज गति से अपने को इंडस्ट्रियलाइज करना होगा, तभी हम ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबली डेवलप्ड नेशन है उनकी श्रेणी में आ पाएंगे। तो ये कहीं ना जी कहीं सर। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि हम लोग सतत रूप से अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंडिजनाइजेशन करने के लिए इन बहुत सारे उद्देश्यों के मद्देनजर हम अपना औद्योगिकीकरण करते गए। इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे दुष्प्रभाव पड़े। जैसे आप ये जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ का अर्बनाइजेशन देखिए, वहाँ अर्बनाइजेशन, यहाँ ऐसा अमूमन कहा जाता है कि कंक्रीट के हमने जंगल खड़े कर दिए, हरे भरे पेड़ काट करके कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट का एक स्क्यूड डेवलपमेंट का मॉडल है। स्क्यूड इन द सेंस कि हम लोग कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास करना चाहते हैं। हमारा जो रूरल एरिया है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, उनको हम समुचित आधारभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, जिसकी वजह से माइग्रेशन हुआ और हमारे जो क्लस्टर्स बन गए,
जहाँ पे हमारा वो हमारे क्लस्टर्स पॉल्यूशन के भी क्लस्टर्स हैं। हर साल आप देखते होंगे जाड़े के आसपास दिल्ली में जो है वो फॉग की समस्या आ जाती है, धुंध छा जाती है। उसके लिए बहुत सारी लोग कभी हरियाणा को कहते हैं, कभी पंजाब को किसानों को दोष देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के किसानों को दोष देते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, ये मॉडल ही डिफेक्टिव है। जो हमारे बच्चों के बारे में आपने कहा कि बच्चों की जो पर्यावरण के प्रति संवेदना है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी बच्चे का दोष नहीं है, ये परिवेश का दोष है। जब परिवेश में ही हमने इस प्रकार की व्यवस्था रखी हुई है जो कि स्कूली शिक्षा से विपरीत है, जो हमारी सराउंडिंग्स है वो उसकी जो भी स्कूल एजुकेशन होती है उसको इमीडिएटली नलीफाई कर देती है, उसको शून्य कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्कूल का जो इम्पैक्ट है वो ये हमेशा कहा जाता है कि जो घर से बच्चा सीखता है वो स्कूल से ज्यादा सीख लेता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा समय घर में रहता है। तो छोटे बच्चे के अंदर जो परिवेश का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। और उस परिवेश की जो पर्यावरण के प्रति संवेदना बहुत कम है, और साथ में बहुत सारी सीमाएं भी हैं। यदि आप एक वेस्ट डिस्पोजल की बात करें तो वेस्ट डिस्पोजल जो आपने कहा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल की बात कहें, तो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल के बेसिस पे जो सेग्रीगेशन है उसके लिए सभी जगह सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी, और यदि सुविधा उपलब्ध होगी तो हो सकता है कि वो डस्टबिन साफ न की जाती हो। तो ऐसी दशा में जो जानवर होगा, गाय होगी, वो आकर के उसमें से कुछ खाएगी और खाने के बाद उस दोनों को मिला देगी। तो जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है, जो हमारी सिविक कम्युनिटीज है, ये समग्र रूप से जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसको कहीं ना कहीं शून्य करती जा रही है। क्योंकि आप यकीन मानिए सभी बच्चे और सभी युवा इस बात को समझते हैं कि जो परिवेश है वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है, जो सराउंडिंग्स है वो सबसे बड़ी टीचर्स होती हैं। हम लोग परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप अपने अंदर कुछ विशेषताएं पैदा करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करते हैं, अपने जो जीवन शैली है उसको बदल लेते हैं। तो ये कहना बेमानी होगा कि स्कूलों ने अपना काम नहीं किया। स्कूल आज भी अपना काम कर रहे हैं, यद्यपि वहां पे बहुत सारी विसंगतियां हैं, वहां के बच्चे, वहां के जो टीचर्स हैं उनकी बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो एक प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है, जो एक विषय दिया गया है पढ़ाने के लिए, उस विषय को पढ़ाने के दौरान बच्चे बहुत सारी चीज सीखते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल के आते हैं तो परिवेश में उसके विपरीत चीजें पाते हैं और अपने को परिवेश के अनुसार ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जी सर। तो सर परिवेश को सुधारने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? कि परिवेश को सुधारने के लिए मेरा व्यू ये है कि जो हमारा आज का यूथ है जिसमें जिस प्रकार का यूथ आपका श्रोता भी है, तो ये सारे यूथ के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है। ये यूथ निश्चित मानिए ये यूथ बहुत कुछ कर सकता है, और ये यूथ जो हमारी पुरानी जो व्यवस्था है उसको तोड़ना चाहता है, वो कहीं ना कहीं वो दकियानूसी सोच से बाहर निकलना चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं जब गोरखपुर में मैंने एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में संचालित करना प्रारंभ किया, दिसंबर 2013 की बात है, तो वहां पे सबसे ज्यादा सहयोग मुझे वहां के छात्रों का मिला। जो भी बदलाव मैं कर सका उसमें छात्रों की सबसे अहम भूमिका थी। मैंने जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप सबसे पहली परीक्षा के बाद मैंने कहा कि छात्रों को उनकी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जानी चाहिए। वो मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा फल निकलने और बनने से पहले दिखानी चाहिए। तो इस जो मेरी एक सोच थी, वो सोच इसके पीछे ये थी कि हमारे बच्चे जिनकी की हम परीक्षा ले रहे हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो जब उनको हम चीज नहीं दिखा सकते तो हम अपने सिस्टम की क्या हेल्थ की बात करेंगे, सिस्टम को हम कैसे हेल्दी कहेंगे? ये हमारा व्यवस्था, हमारी संस्था तो स्वस्थ तभी होगी जब इसके अंदर पूरी पारदर्शिता हो। यदि एक शिक्षण संस्था अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता का समावेश नहीं कर सकती है तो निश्चित रूप से वो जो पीढ़ी तैयार कर रही है वो कभी भी पारदर्शिता के प्रति संवेदनशील नहीं होगी और पारदर्शिता का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं होगा। तो पहली परीक्षा के बाद जब मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई गई तो शिक्षकों और छात्रों के बीच में उत्साह था और शिक्षकों के बीच में एक चुनौती थी। अब निर्देश थे उच्च सक्षम स्तर से, क्योंकि उच्च स्तर था विश्वविद्यालय का, इस प्रकार के निर्देश थे और एक निर्णय लिया गया था, तो उसके प्रति शिक्षकों ने भी काम किया। और कुछ समय के बाद कालांतर में 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, तो बच्चों के अंदर जो एक उत्साह और एक जो कॉन्फिडेंस बना
इस व्यवस्था के प्रति। उनको लगा कि हाँ, हमारे टीचर्स गलती भी कर सकते हैं, मनुष्य है, कोई भी मनुष्य गलती कर सकता है, इवैल्यूएशन में मिस्टेक हो सकती है, किसी बच्चे के 68 नंबर हो सकते हैं, वो 86 चढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, जोड़ में गलती हो सकती है, कुछ प्रश्न मूल्यांकन से छूट सकते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और मैं विशेष रूप से आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे यूथ को अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं अपनी शिक्षण व्यवस्था में हर जगह मांगनी चाहिए, देखनी चाहिए। अब तो जी सर, कि वो अपने अंदर एक सुधार की अवसर तलाश सके। यदि कोई छात्र अपने स्वयं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका नहीं देख सकता और सिर्फ अंकों के आधार पर अपने किसी को भाग्य विधाता मान लेता है, तो वो उचित नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच। तो ये व्यक्तिगत सोच के परिप्रेक्ष्य में इसलिए कह रहा हूं कि आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उसके अंदर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो भी पीढ़ी है उसने जो समाज तैयार किया है, उस समाज को तैयार करके संचालित करने का काम उसी पीढ़ी का है। तो चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, चाहे वो विकास का विषय हो, या वो सामाजिक सौहार्द का विषय हो, या कोई और विषय हो, तो समाज से जुड़ा हुआ विषय, उसमें हमारा यूथ आज की डेट में बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिबल है और उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जरूरत इस बात की है कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। जो आपके जिस प्रकार का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में यदि युवा जुड़े होते हैं तो निश्चित रूप से जो भी आप जिन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। ये अनुभव शेयर करने का उद्देश्य की तारीफ करना नहीं है या किसी विशेषता को प्रकाश में लाना नहीं है। उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार की सीमाओं में रहते हुए भी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो अपने परिवेश की चुनौतियों से बढ़ाएं, ना डरें, आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं और भारत को समग्रता से विकसित देश बना सकते हैं। ये दकियानूसी सोच छोड़नी होगी। ऐसा नहीं है, यदि कोई चीज हमें उपयुक्त लगती है और एक साइंटिफिक टेम्पर, जो एक वैज्ञानिक चिंतन, इसकी बात भारत के में 1947, आप सोचिए कि भारत जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो उस समय के जो पुरोधा थे उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि देश को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा, टेम्परामेंट की जरूरत। जी सर, साइंटिफिक टेम्पर एक बहुत छोटा सा 2 शब्दों का समूह है, लेकिन इसके जो आशय हैं बड़े गंभीर हैं। हम लोग चिंतन में यदि वैज्ञानिकता नहीं लाएंगे, हम इस प्रकार के प्रश्न जैसे वाई, व्हाट, हाउ, ये यदि 3 प्रश्नों के हम उत्तर नहीं जानेंगे हर चीज के पीछे, तो निश्चित रूप से हम किसी धारा में ऐसे बहते हुए चले जाएंगे और हमारे को कोई भी उपलब्धि नहीं हो। हमें धारा में नहीं बहना है, हमारे यूथ को धारा किसी बहते हुए प्रवाह के साथ नहीं चलना है, उसको अपने स्वयं का आकलन करना है, उसको एनालाइज करना है और ये विश्लेषण करके देखना है कि ये जो कहा जा रहा है ये वास्तव में उपयुक्त है या नहीं है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए किसी वरिष्ठ जन ने कोई बात कह दी और उसको एज तक स्वीकार कर लिया जाए। एटलीस्ट हमारे युवा को तो नहीं स्वीकार करना चाहिए, उसका अपना चिंतन होना चाहिए। प्रत्येक विषय पर युवाओं को अपने चिंतन को विकसित करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये प्रबोधन बड़ा भारी लगे, इसलिए मैं बार बार इन विषयों को लाता हूँ, लेकिन यूथ के लिए ये बहुत रेलेवेंट है और निश्चित रूप से हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है। उसका स्वयं का चिंतन होना चाहिए, उसकी अपनी सोच होनी चाहिए, प्रत्येक विषय पर अपने इंटरेस्ट के अनुसार और अपने पैशन के हिसाब से अपने को डेवलप करने की संभावना तलाशनी चाहिए। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ जो आपने बताया कि यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वाई, हर एक चीज के ऊपर सवाल करना, जो क्यूरियोसिटी है, उसकी भी आज जरूरत है। तभी यूथ जो है अपने राइट्स को लेकर के सचेत होगा और उसके आसपास समाज में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी यूथ को होनी चाहिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक सवाल इसी के साथ भी खड़ा होता है कि आज का जो यूथ है, आपने परिवेश की बात की कि परिवेश को कैसे सुधारा जा सकता है, परिवेश को कैसे गाइडेंस दी जा सकती है, उसके लिए आपने बताया कि युवा को जो है नेतृत्व करना होगा। युवा यदि नेतृत्व लेकर के आगे आएगा तो हम इस समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। एक बदलाव की जो आस है वो केवल और केवल युवा से है इस वक्त पर, अगर हम बात कहें। लेकिन सर जैसे कि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, और इस मौके पर मैं सवाल भी पूछना चाहता हूं कि हमारे भारत की जो संस्कृति रही है, गुरु शिष्य की जो संस्कृति रही है, एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर यदि बात की जाए तो एकलव्य जिसने अपना अंगूठा काट करके अपने गुरु के लिए दे दिया था, तो आज
क्या वैसे शिष्य हमारे समाज में हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न आपसे ये है सर, क्या वैसे शिक्षक हमारे समाज में हैं जो पूरी निष्ठा और लगन के साथ, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी सर जो हमको प्रेजेंटली खबरें सुनने में आती हैं, जैसे कुछ टीचर्स को टेक्नोलॉजी की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनका मखौल उड़ाते हैं, कुछ ऐसे हमारे समाज में व्यक्ति हैं जो उनका मखौल उड़ाते हैं। तो सर उस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए जयदीप जी, आपने जो शिक्षक और गुरु की बात कही, मैं वहां से शुरू करूंगा। तो शिक्षक, जी सर। कई शब्द एक समान माने जाते हैं, पर्यायवाची भी कभी कभी कहा जाता है। एक अध्यापक होता है, एक शिक्षक होता है, एक गुरु होता है। तो इसका यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि इनको अरेंज करें, तो सबसे ऊपर गुरु आएगा, उसके बाद शिक्षक आएगा, जी उसके बाद अध्यापक आएगा। तो जो अध्यापक जी होता है, अध्यापक और शिक्षक, ये अध्यापक और शिक्षक दोनों ही किसी निहितार्थ काम करते हैं। जैसे कि आज जो देश, जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ पर आपको शिक्षक और अध्यापक बहुत मिलेंगे, लेकिन गुरु नहीं मिलेगा। गुरु जो होता है वो आपका सर्वांगीण हित को ध्यान में रख करके आपको सलाह देता है। गुरु के उस सलाह के पीछे कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होता है। जैसे हम लोग भी एक प्रोफेशन में हैं, हमारे प्रोफेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने दायित्वों का निर्वहन समग्रता से नहीं करते। आपने कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं कहूंगा कि नहीं, युवाओं को ये बात कहनी चाहिए। जब तक कोई बात कही नहीं जाएगी तो सुधार की अपेक्षा नहीं हो सकती। यदि कोई शिक्षक पढ़ाते नहीं है, यदि कोई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समुचित रूप से नहीं करते हैं, कक्षाओं में जो कुछ डिलीवर करते हैं उसका बहुत औचित्य नहीं रहता है, तो शिक्षकों को ये बात बतानी होगी, अध्यापकों को ये बात बतानी होगी। क्योंकि हम, जो हमारा टीचिंग एज ए प्रोफेशन है, तो एवरी टीचर इज बीइंग पेड फॉर द असाइनमेंट। हर एक को उसके लिए एक कंपनसेशन मिलता है। लेकिन जो गुरु होगा, गुरु को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। आपको लिटरेचर में बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, जिन गुरुओं ने बिना किसी स्वार्थ के अपने संपर्क में आए हुए लोगों को अच्छी सलाहें दी, अच्छी बातें समझाई, और उनके जीवन से मरण तक का पूरी चिंता का काम उन गुरुओं ने किया। उनको समय समय पर जो भी सलाह देनी है वो दी। लेकिन अध्यापक और शिक्षक, ये आपको कक्षा, जो आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके प्रारंभ से जब तक आप पढ़ते हैं तब तक हर चरण पे अलग अलग रूप में मिलते हैं और वो छूटते जाते हैं। कोई 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 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आपके मस्तिष्क पर एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि आप उनको अपना गुरु मान लेते हैं, और फिर आप जीवन में भी जब भी कभी किसी बुरी स्थिति में होते हैं तो आप उनसे संपर्क करते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो आपके शिक्षक रहे, जिन्होंने आपके मस्तिष्क पे एक छाप छोड़ी, वो सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, कदापि नहीं है। लेकिन उनका एक अनुभव और उनकी एक दृष्टि और उनकी एक सोच, आप उसको उनके साथ में अपने विषय को शेयर करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और उनकी एक विचारधारा को अपने लिए प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र रहे हैं जिन्होंने, जो अभी भी बहुत नौकरी कर रहे हैं और बड़े सीनियर पोजीशंस पे चले गए, समय समय पर वो सलाह लेते हैं। कोई इनकम टैक्स में है, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, कोई किसी फील्ड जॉब में है। तो मैं उनके प्रोफेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, लेकिन वो मेरे जीवन अनुभव से ये कहते हैं कि सर, मेरे यदि बॉस ने ऐसा कहा तो मुझे ऐसी दशा में क्या करना चाहिए। तो ये एक जीवन विद्या है। तो गुरु जो होता है वो जीवन विद्या सिखाता है, और अध्यापक जो होता है वो एक निहितार्थ अध्यापन कराता है। उसके पीछे उसका एक प्रोफेशन है, वो नौकरी करता है, उसको उसके अपने परिवार के लालन पालन इसके पालने के लिए उसको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। इसी प्रकार से शिक्षक होता है, वो भी नियतार्थ काम करता है, लेकिन वो कुछ अध्यापक से ऊपर उठ करके काम करता है। उसके पीछे सिर्फ अध्यापन का कार्य नहीं होता, वो अपनी एक सोच भी देता है। लेकिन गुरु जो होता है वो आपको समग्रता से आपके व्यक्तित्व का, जीवन से मरण तक का पूरा, जो भी आपको सलाह होती है, जो भी आपके लिए अच्छी चीज होती है, उसको आपसे समय समय पर शेयर करता है। तो ये तो रही बात आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर। आप देखें कि इसको शिक्षक दिवस कहा जाता है, इसको गुरु दिवस नहीं कहा जाता। और गुरु को सम्मानित करने के लिए हमारी पौराणिक व्यवस्था में गुरु पर्व की व्यवस्था की गई है। तो वो गुरु पर्व अलग है और शिक्षक दिवस अलग है। वर्ल्ड टीचर्स डे भी होता है 5 अक्टूबर को। तो वो ग्लोबली हम जो हमारे मेंटर्स होते हैं उनको, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए
हम इस प्रकार के जो दिवस मनाते हैं उनको याद करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक भूमिका होती है, वो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी एक के बाद एक हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं और हमें मदद करते हैं। ये जो शिक्षक और अध्यापक हैं ये सदैव ये आपको परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, लेकिन गुरु किसी परीक्षा के लिए नहीं तैयार करता। गुरु का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको क्लास 12 में 99% मार्क्स स्कोर करने हैं या आपको जेई और नीट में टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है। अध्यापक और शिक्षक का उद्देश्य ये होता है, लेकिन गुरु का उद्देश्य ये नहीं होता। गुरु सदैव ये चाहता है कि जो भी उसके संपर्क में है, जिसने उसको गुरु माना है, वो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छे से अच्छी उपलब्धियां लाए और कोई भी गलत काम ना करे। अध्यापक और शिक्षक को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके चरित्र के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं। वो आपके चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, वो सिर्फ टिप्पणी इस बात पे करेगा कि आपने इस विषय में आपके अंक कम आए, आपके अंक क्यों कम आ रहे हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। तो उसका एक दायरा बहुत सीमित है। तो जो गुरु एक शब्द है, ये गुरु शब्द एक बड़ा बृहद शब्द है और इसका डोमेन है बहुत बड़ा है। जो अध्यापक और शिक्षक जो दो शब्द हैं, इनके डोमेन बहुत छोटे हैं और अध्यापक और शिक्षक आपको समय समय पर मिलते हैं, छूटते जाते हैं। उनमें से कुछ हो सकता है किसी के लिए गुरु स्वरूप मिल जाए या गुरु स्वरूप बन जाए। तो ये गुरु शिक्षक और इसकी बात थी। कोई विषय और मैं भूल गया हूं तो आप मेरे से उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि मैं भूल सर मैंने एक प्रेजेंट सिचुएशन की बात की थी कि आज जब ये कोविड का समय चल रहा है तो टीचर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे हैं। उन टीचर्स को, उन शिक्षकों को सलाम है जो पहले किसी स्कूल में यदि काम करते थे वो 8 से 2 की एक शिक्षक नौकरी करता था, लेकिन अब वही टीचर जो है, वही शिक्षक जो है वो दिन में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे जो है लगातार काम करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो समाज की खबरें हमको सुनने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं जो वो यूथ है उन टीचर्स का मखौल उड़ाता है, या फिर ये कहा जाए कि उनको, उनके टीचर्स को यदि टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो कुछ स्क्रीन शेयर करके कुछ नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। तो सर उसको बदलाव में कैसे लाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने बात कही, इस बात के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो आज की डेट की जो लिमिटेशंस हैं, जैसे कोविड की लिमिटेशन है, क्लासेज नहीं हो पा रही हैं। क्लासेज ना हो पाने की वजह से एक ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन अडॉप्ट किया गया। ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन एक काम चलाऊ व्यवस्था है। ये किसी भी दिशा में, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को सूट ना करे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन अपने आप में अकेला पूरी शिक्षा नहीं दे सकता, और इसको छात्र भी महसूस करते हैं और बहुतायत में शिक्षक भी इस बात को महसूस करते हैं। दोनों ही पक्ष इस बात को समझते हैं ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरेक्शन है। ये ऑनलाइन मोड ऑफ इंटरेक्शन हमारे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक स्पेस दे रहा है जिससे कि हम बच्चों को इंगेज कर सके और उनको सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सके। जो हमारी क्लासरूम इंटरेक्शंस होते हैं, जब हम कक्षाओं में बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें बच्चे की लर्निंग टीचर से होती है, क्लासरूम ब्लैक बोर्ड पे इंटरेक्शन होता है, बच्चे की लर्निंग बच्चे की लर्निंग जो है अपने पीयर्स से भी होती है, अपने साथियों से भी होती है। तो ये जो पीयर लर्निंग है ये हमारी मोड ऑफ एजुकेशन में कहीं ना कहीं मिस हो रही है। और इस पीयर लर्निंग के मिस होने की वजह से आप विजुलाइज करिए इस बात को कि एक केजी के बच्चे को स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाए और उसको एबीसीडी सिखाई जा रही है। तो वो जो एबीसीडी उसको सिखाई जा रही है, उसके अंदर जो एबीसीडी सीखने की इच्छा है, जो जब वो स्कूल में रहता है तो क्लास में उसके साथी बच्चे कभी वो 5 को उल्टा एस की तरह बनाते हैं, कभी 5 को सही बनाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी नाना प्रकार की गतिविधियां करते हैं जिसको कि बच्चे आपस में एंजॉय भी करते हैं, वो रिलिश करते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, एक दूसरे को अच्छा बुरा कहते हैं। तो इस पूरी परिस्थिति में आप देखें कि जो हमारा डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन है ये बहुत मोनोटोनस मोड ऑफ एजुकेशन है। इस मोनोटोनस इंटरेक्शन के दौरान इस मोनोटोनस इंटरेक्शन के दौरान जो बच्चा है, जो हमारा छात्र है, जैसे आपने कहा कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति अपनी रुचि नहीं रखता, रुझान नहीं रखता। वो रुझान इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसको क्लास में जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं बहुत लाभकारी नहीं महसूस होते, लाभदायक नहीं महसूस होते।
आप एक जो हमारा ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं, यदि आप उसका भी विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि यदि किसी पर्टिकुलर ईयर को या किसी पर्टिकुलर साल के बच्चों को यदि 5 टीचर पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पांचों टीचर के अलग अलग विषयों में सभी छात्र उतनी ही तन्मयता के साथ में शरीक हों। ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि कोई एक टीचर ऐसा होता है जिसकी कि कोई भी क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करना चाहता। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई भी क्लास बच्चा करना ही नहीं चाहता, सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए या उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सिर्फ कक्षाओं को करता है। तो जो ये इस प्रकार की व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था के पीछे विश्लेषण करने योग्य बात यह है कि बच्चे को जब अपने विषय के बारे में एक ज्ञान मिलेगा, उसका ज्ञानार्जन होगा, तो यकीन मानिए चाहे वो डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन हो या ऑन कैंपस एजुकेशन हो, दोनों ही परिस्थिति में वो पूरी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ उसमें शरीक करेगा। लेकिन चूंकि डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन हम लोग स्वयं इस बात को महसूस करते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि हम अपने छात्रों को वो चीज नहीं दे पाते, वो चीज नहीं दे सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही वर्चुअल हो गई होती। लेकिन ये वर्चुअल जो एजुकेशन है इसकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को समझना चाहिए। लेकिन जो छात्र इस प्रकार से अनुशासनहीनता करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उनको ये मानना चाहिए कि उनके समय को बचाने के लिए ही इस प्रकार के कदम उठाए गए, नहीं तो उनका ये समय वेस्ट हो जाएगा। उनके जीवन में ये 6 महीने 8 महीने का जो समय है ये उनकी एजुकेशन की यात्रा को आगे बढ़ा देगा। तो ये जो डेफरमेंट होगा, ये डेफरमेंट शायद उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि कोविड की जो महामारी है वो कल को खत्म हो जाएगी। उस कल को समाप्त होने के बाद बच्चा अपनी कमियों को पूरा कर सकता है ये सेल्फ लर्निंग करके, क्योंकि डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन सिर्फ आप बच्चे को सेल्फ लर्निंग के लिए ही मोटिवेट कर रहा है, वो किसी भी दशा में संपूर्णता से शिक्षा को नहीं दे सकता। इस परिस्थिति के मद्देनजर बच्चों के अंदर भी ये धैर्य होना चाहिए कि वो इसको सेल्फ लर्निंग के उद्देश्य से अपने को मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार के प्रोसेसेस में सम्मिलित हो। और विशेष रूप से जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं उनके लिए ये डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन बहुत घातक है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट इस स्टेज पे जो चेक हो जाएगा वो अवसर उनको दोबारा नहीं मिलेगा। आज यदि एक बच्चा 4 साल की उम्र का है और उसने 4.5 साल की उम्र तक इसी प्रकार से डिजिटल इंटरेक्शन किया, तो कल को उसको अपने जो पीयर्स होंगे, जो अपने साथी होंगे, उनके साथ में इंटरेक्ट करने में भी घबराहट होगी, उसको टीचर के सामने इंटरेक्शन में घबराहट होगी, उसकी जो लर्निंग है वो पार्शियल हो जाएगी, वो कभी भी पूर्ण संपूर्णता से नहीं होगी। लेकिन जो ग्रोन अप बच्चे हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक बहुत बुरा दौर चल रहा है। इस बुरे दौर में जो भी कुछ व्यवस्था की जा रही है उसकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को स्वीकार करते हुए उसमें अनुशासित रहते हुए सम्मिलित हों। इस प्रकार से दोनों पक्षों का मनोबल टूटेगा, शिक्षकों का भी मनोबल टूटेगा, और शिक्षकों के मनोबल टूटने के साथ जो आपको सहयोग भविष्य में जब ऑन कैंपस आप आएंगे, जब लेना चाहेंगे, तो संभवतः वो सहयोग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक मानसिकता बदल जाती है, एक सोच बदल जाती है। तो वो सोच नहीं बदलनी चाहिए। छात्रों की शिक्षकों के प्रति सम्मान और शिक्षकों का छात्रों के प्रति दायित्व दोनों उसी प्रकार से चलते रहने चाहिए, चाहे ये डिजिटल मोड ऑफ इंटरेक्शन हो, क्योंकि ये एक सीमित समय की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ये किसी भी दशा में ऑन कैंपस क्लासेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। इसको सभी शिक्षक चाहे वो कहें या ना कहें इसको स्वीकार करते हैं, बच्चे भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो मैं छात्र जो अनुशासन है उनसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वे कृपया सीमाओं को समझते हुए जो आज की कोविड की महामारी है उस जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसके अनुसार अपने को सेल्फ लर्निंग के लिए तैयार करें, और जो भी लर्निंग मटेरियल, जो भी लर्निंग रिसोर्सेज उनको दिए जा रहे हैं उनका सदुपयोग करें और अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। ये पीरियड को जीरो पीरियड ना होने दें, क्योंकि जीरो पीरियड होना ज्यादा घातक होगा। जी सर, आपने समाज के विभिन्न हिस्सों को, खास तौर पर हमारे समाज में जो एजुकेशन का स्तर है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है सर? हेलो जी, धीमे आ रही है जी, बताएं। जी हेलो सर, मैं ये कह रहा हूं कि आपने विभिन्न हिस्सों को, समाज के
विभिन्न मुद्दों को आपने जो है टच किया और हर मुद्दे की आपने जो है डेप्थ में हमको नॉलेज दी। आपने युवाओं के दायित्व की बात की और आपने शिक्षकों की बात की और आपने ये भी कहा कि प्रेजेंट सिचुएशन में कि युवाओं को अनुशासित रहना चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए जो है उसमें भी युवाओं को ही योगदान देना पड़ेगा, युवाओं को ही झंडा बुलंद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सर आपने बात कही। इसी के साथ सर आपसे जान के, आपसे आपके विचार सुन के समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति सर आपको काव्य वर्षा के इस मंच की तरफ से सलाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मंच के लिए समय निकाला। और सर आपका अंतिम मैसेज इस मंच के माध्यम से हम युवाओं के लिए जो भी आप कहना चाहते हैं सर प्लीज आप वो दीजिए, उसके बाद हम। जी देखिए, आपने एक संदेश की बात कही है, तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि अपने जीवन में क्रिएटिव रहें, अपनी चॉइसेस को सोच समझ करके लें, अपनी चॉइसेस तय करें और अपने जो भी चॉइसेस तय करें वो आपके गोल के समान होंगे, और उन चॉइसेस को पूरे कमिटमेंट के साथ, अपनी चॉइसेस को पूरी में तन्मयता के साथ में तय करें और पूरे कमिटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और इंटेग्रिटी के साथ उसको अचीव करें। जिनके पास कोई गोल ही नहीं होते, जिनके पास कोई सपने नहीं होते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले सपने देखिए, उन सपनों को साकार करिए और उस सपने को साकार करने की जो आपकी यात्रा है उसमें कमिटमेंट, आपकी इंटेग्रिटी, आपका परसिवरेंस, आपकी जो सतत प्रयास है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी एक दूसरे से सहयोग लेने और देने की क्षमता है, इन सारी चीजों को समग्रता से अपने अंदर क्षमताओं का विकास करिए और अपने जीवन के जो भी उद्देश्य आप तय करें उनको अचीव करिए। अपनी गोल सेटिंग करिए और गोल्स को अचीव करिए। गोल सेटिंग का और गोल अचीव करने की जो आपकी जर्नी है उसमें आपको अपने ही परिवेश और अपने क्षमताओं के अनुरूप निर्णय लेना होगा। उसमें पड़ोसी और अपने साथी को देख करके कोई भी निर्णय ना लें। वो आपको सिर्फ एक जानकारी हो सकती है, लेकिन आपका निर्णय आपके लिए ही उपयुक्त होगा। वो दूसरे का निर्णय आपके लिए उपयुक्त हो ये जरूरी नहीं है। और आज के समय में अब असीम संभावनाएं हैं, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप अपने पैशन को पहचानें, आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन क्षमताओं और पैशन के अनुरूप अपने जो आपकी सामाजिक और जिम्मेदारियां हैं उनको नजर में रखते हुए आगे का अपना गोल तय करें और गोल को अचीव करें। और उस इन सब के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं। और यदि किसी भी प्रकार के कोई सहयोग की अन्य आवश्यकता हो, या कोई काउंसलिंग की आवश्यकता हो, या कोई और गाइडेंस की आवश्यकता हो, तो मैं सदैव आपके लिए उपलब्ध हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो आपने आज ज्ञान के मोती इस मंच पर बिखेरे हैं और उस मंच, आपके विचारों से और आपके ज्ञान से यह मंच भी चमक उठा है और हमारे मंच का सौभाग्य है कि आप इस मंच पर आए। और सर हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार पुनः हम आपको दोबारा किसी दिन जो है आपका आशीर्वाद लेंगे और युवाओं तक और हमारे समाज तक जो आपके पास ज्ञान का भंडार है, जो अनमोल रतन है, वो हम दोबारा कुछ उसमें से ग्रहण करना चाहेंगे शुभ आशीष के रूप में। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।